वैदिक काल। अब वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल को हम लोगों ने दो में देखा, एक ऋग वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। अब अगर वैदिक काल की बात की जाए तो ऋग वैदिक लोग कैसे थे? वह यायावरी थे, वह घुमक्कड़ थे, वह ट्राइब्स थे, जनजाति थे। तो यहां अगर जनजातियों की बात की जाए तो आप क्या जनजातियों से यह उम्मीद रखेंगे क्या कि उनका कोई अस्थायी ठिकाना था? तो ऋग वैदिक जो लोग थे, जो आर्य थे, वह आर्य तो पशुपालक थे, यायावरी थे, तो इसलिए इन्होंने कोई अस्थायी ठिकाना नहीं बनाया था। एक घुमक्कड़ प्रजाति थे, खानाबदोश लोग थे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समय तक आते आते इन लोगों ने अपना पेशा को बदला और मुख्य पेशा जहां ऋग वैदिक काल में इनका जो पशुपालन था वह अब एग्रीकल्चर हो जाता है। और एग्रीकल्चर पेशा होगा तो एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा? तो एग्रीकल्चर के लिए परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी निवास की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, क्योंकि खेती को करने के लिए आपको अस्थायी रूप से एक ठिकाना बनाना पड़ेगा। तो यहां तक आते आते यह परिवर्तन होता है। लेकिन यहां अभी भी जो समाज है वह समाज जनजातीय है, इसलिए यहां से जो भी स्थापत्य के जो साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वह स्थापत्य कोई मजबूत स्थापत्य नहीं थे जो हमें उत्खनन सामग्रियों से उनकी जानकारी मिले, क्योंकि यहां स्थापत्य के रूप में घास फूस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आगे चलकर समाप्त हो गया और उसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखें तो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और महाजनपद से फिर महानगर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया के दरमियान ये सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि नगरीकृत सभ्यता समाप्त हुई, ग्रामीण संस्कृति फिर से विकसित हुई। अब नगरीकृत सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का तात्पर्य यह नहीं है कि सब कुछ उलट-पलट हो गया। उनकी जो नगरीय विशेषताएं थी उस नगरीय विशेषताओं की समाप्ति होती है। वह जो नगरीकरण के तत्व जो थे वह नगरीकरण के तत्व धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग उसके पतन के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कल्चर में उसका अभी बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसे आज के संदर्भ में आप देखें तो आज एक छोटी सी महामारी आई और आज सब कुछ समाप्त कर दिया, क्योंकि नगर बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है जहां पे कार्यों में समरूपता नहीं होती है, कार्यों में विविधता होती है और उसके लिए अलग अलग लोग लगे होते हैं। लेकिन क्या आज के संदर्भ में आप देखें तो क्या नगर में वह लोग हैं? वह किधर पलायन किए? पुनः गांवों की ओर। तो नगर का जो विकास है और नगर जिस पे आधारित था, जो नगर में जो गतिविधियां चलाई जा रही थी और जिसके निर्माण कार्य में बहुत सारे लोगों का योगदान था, वह लोग तो पलायन कर गए और पलायन किए और पता चला कि वे फिर वहीं रह जाए तो उनका कौशल क्या होगा? समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि गांव में जाकर वे उद्योग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे तो उद्योगों में काम कर रहे थे। अब वे उसी ग्रामीण समाज का हिस्सा होते हैं, उनका स्किल जो है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और एक समय के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वह उसी समाज का हिस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ग्रामीण संस्कृति विकसित हुई। फिर उस ग्रामीण संस्कृति की टकराव होती है एक बाह्य समाज से, जो विदेशी हैं, जो आक्रमणकारी हैं, जो हिंसक हैं। क्योंकि सिंधुवासी को आप देखें तो इतनी नगरीकृत सभ्यता, लेकिन हमें कोई कठोर धातु की जानकारी नहीं प्राप्त हुई। तांबे और कांसे से ही काम चला रहे थे, लेकिन फिर भी उन्नत व्यवस्थाएं थी। तो यहां पे कोई हमें बाह्य हमला या फिर उस तरीके से हिंसक प्रजाति हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो महाजनपद पीरियड में यह जो कबीले हैं वह जन के रूप में स्थापित हुए। जन से जनपद का निर्माण होता है, जो हम उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में, आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में। और उसके बाद फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो फिर जनपद और उस जनपद से महाजनपद। अब वह महाजनपद जो है वह आपस में टकराते हैं, फिर एक साम्राज्य का निर्माण होता है जो हम मगध साम्राज्य के रूप में देख पाते हैं। उसके बाद वहां जो स्थापत्य कला की और वास्तुकला की हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह स्थापत्य हमें कोई ठोस स्थापत्य की जानकारी नहीं मिली, क्योंकि वही जंगलों को काटा गया, उसी जंगलों से आवासीय संरचना का निर्माण होता है। जैसे कुम्हार को आप देखें, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसे आप देखें तो वहां पे आपको स्थापत्य के कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिले, क्योंकि वह बांस और लकड़ी निर्मित स्थापत्य था। इसलिए तो आग को राजकीय संकट माना जाता था। लेकिन मौर्य काल तक आते आते स्थापत्य कला में एक व्यापक विकास हमें दिखाई देता है और मौर्य काल में जो स्थापत्य कला का विकास है वह विकास हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का विकास, वह विकास किस रूप में होता है उसका हम चर्चा करेंगे। अब मौर्यकालीन स्थापत्य कला का विकास देखें तो कुछ यहाँ पे परिवर्तन भी हुए हैं। एक परिवर्तन क्या हुआ कि जो पुरातन कालीन कला की जो परंपरा थी, ध्यान देंगे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और नोट भी करते जाएंगे। तो मौर्य काल में जो कला का विकास है वह कला का विकास हमें अन्य रूपों में दिखाई देता है। किन रूपों में? तो एक पुरातन कालीन जो स्थापत्य कला की जो परंपरा थी वह अब समाप्त होती चली जा रही है। यानी पुरातन कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? तो पहले काष्ठ कला के द्वारा ही स्थापत्य का निर्माण किया जाता था, लकड़ी, काष्ठ। अब इस काष्ठ कला की समाप्ति होती है और इसके जगह पे क्या आ रहा है? तो काष्ठ कला के स्थान पर आप देखें तो अब यहां पे ईंटों का प्रयोग प्रारंभ होता है। ईंटों और पत्थरों से स्थापत्य का निर्माण होने लगता है, जो हम स्तूप के रूप में देख सकते हैं, जो हम चैत्य विहार के रूप में देख सकते हैं।
जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर, शैलकृत स्थापत्य। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो पुरानी जो परंपरा थी स्थापत्य कला में, जो चीजें हमें देखने को मिलता था, अब उसकी समाप्ति होने लगी, यानी काष्ठ कला की समाप्ति हुई और मौर्य काल में हमें काष्ठ कला के स्थान पर उस पुरातन स्थापत्य की प्रवृत्तियों के स्थान पर स्थापत्य की नई प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जो हम ईंट निर्मित स्थापत्य और पत्थर निर्मित स्थापत्य के रूप में देख सकते हैं, जो हम स्तंभ के रूप में देख सकते हैं, जो हम स्तूप के रूप में देख सकते हैं, जो हम चैत्य और विहार के रूप में देख सकते हैं। वहीं देखें तो मिट्टी का प्रयोग अब समाप्त हो गया, यानी इसके पहले स्थापत्य निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था, तो वह प्रयोग मिट्टी का होता था। अब मौर्य काल तक आते आते मिट्टी के स्थान पर स्थापत्य का निर्माण किससे किया जा रहा है, तो ईंटों और पत्थरों से स्थापत्य का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं आप देखें, यानी एक पहले आप इसे बताएंगे, उसके बाद आप फिर सेकंड पैरा में आप लेकर थर्ड पैरा में, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा में आप लेकर जाएंगे कि कला हमें विकसित अवस्था के रूप में दिखाई देती है। मौर्य कला में कला की विकसित अवस्थाएं हैं और वह विकसित अवस्था में हमें सभ्य गुणवत्ता दिखाई देता है। अब आप देखें तो मौर्य काल तक आते आते कला में गुणवत्तापूर्ण कला में जो लक्षण है वह लक्षण हमें दिखाई देते हैं, चाहे वह स्तूप के रूप में हो, स्तंभ के रूप में, चैत्य के रूप में, विहार के रूप में, या फिर आपको आवासीय संरचना के रूप में। तो यहां अगर देखा जाए तो कला एक विकसित अवस्था में हमें दिखाई देती है और यह विकसित अवस्था कला का सभ्य गुणवत्ता जो हम मौर्य काल में ही देख पाते हैं। वहीं आप देखें तो कला में विशालता है, जो इसके पूर्व कला में हमें विशालता के लक्षण नहीं दिखाई देते थे। अब यहां तक आते आते कला विशाल रूपों में, आपको स्थापत्य कला में हमें विशालता के तत्व दिखाई देते हैं, बड़े बड़े संरचना आपको यहाँ पे स्थापत्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप देखें तो कला में अलंकरण का भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे चैत्य में निर्माण में, स्तूप निर्माण में, स्तंभ निर्माण में आप देखें तो विशेष आपको अलंकरण, जहां स्तूप की बात की जाए, स्तंभ की बात की जाए, तो स्तंभ में आप देखें तो स्तंभ में आपको इस प्रकार से चौकी बना हुआ है, इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको पशु की आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखें तो अलंकरण भी है। वहीं आप देखें तो प्रकृति चित्रण भी है, प्रकृति चित्रण के रूप में आप देखें तो यहाँ पे जो पशुओं की आकृति है वह प्रकृति चित्रण को भी दर्शाया जा रहा है। कला में आप देखें तो बहुत सारे आपको यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी बनने लगती हैं। तो इस प्रकार से आपको कला के रूप में बदलाव होता है और कला का विकास हमें विकसित अवस्था के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की भी कुछ अपनी सीमाएं रही। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की सीमाएं क्या हैं? तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला में आप देखें तो मुख्यतः धार्मिक दृष्टिकोण के ही स्थापत्य का निर्माण किया जाता है। अब धार्मिक दृष्टिकोण की स्थापत्य का निर्माण यानी सामूहिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण में मौर्यकालीन कला में हमें देखने को वह दृष्टिकोण नहीं मिलता है। यानी यह धार्मिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी स्थापत्य हमें है वह आप देखें तो ये सब धार्मिक दृष्टिकोण के स्थापत्य हैं। हमें सामाजिक और सामूहिक दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता। अतः कला की मुख्य धारा जो है वह लोक रुचि का अभाव है। ऐसा नहीं है कि यह जो स्थापत्य है यह लोक रुचि को ध्यान में लेकर नहीं निर्मित किया जा रहा है, बल्कि लोक रुचि का अभाव हमें यहाँ पे मौर्यकालीन स्थापत्य कला में दिखाई देता है। अब लोक रुचि का अभाव का मतलब क्या हुआ? सॉरी, लोक रुचि के अभाव यहाँ पे किस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोक रुचि का अभाव है। तो कला के क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ पे लोक रुचि नहीं है, यानी लोगों की रुचि के अनुसार कला का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि शासक की रुचि के अनुसार कला का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि चाहे स्तंभ हो, स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, यह आपको सामान्य लोगों के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है ना, बल्कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? शासक के द्वारा। और शासक की रुचि किसमें है? तो इस धर्म के प्रति है। इसलिए हमें अशोककालीन जो स्तंभ है, अशोककालीन जो स्तूप, जो चैत्य और विहार में प्राप्त हुए हैं वह धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कला का विकास किया जा रहा है। वहीं आप देखें तो कला में दरबारी कला का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। अब दरबारी कला क्या? तो मौर्यकालीन कला की मुख्य विशेषता व्यक्तिगत रुचि एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रेरित थी। यह जो दरबारी कला कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि यह व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है और व्यक्तिगत रुचि के अनुसार ही, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार ही इसका विकास किया जा रहा है। और इसके विकास में जो स्थापत्य हैं, इसके विकास में आप देखें तो इसमें शासक वर्ग की विशेष भूमिका है। शासक वर्ग की भूमिका हमें नजर आती है। तो शासक वर्ग की अगर भूमिका है तो उस शासक वर्ग के द्वारा ही स्थापत्य कला का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे दरबारी कला का प्रतिनिधित्व हमें दिखाई देता है, जो कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व है। और इस अर्थ में देखा जाए तो यह दरबारी कला का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे लोक चेतना का अभाव है, लोग अभी उस प्रकार से नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन कला का विकास हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर बात की जाए तो यहाँ पे मौर्यकालीन कला के संदर्भ में ही अगर बात की जाए तो यहाँ हम लोग देखें तो अब इसकी विशेषता क्या है। एक तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि मौर्यकालीन कला का विकास, पहला इस विकास में आपको 4 से 5 पैरे में बतलाना है। पहला पॉइंट, पुरातनकालीन कला की परंपरा की समाप्ति। कैसे, किस प्रकार से? तो काष्ठ कला की समाप्ति हुई और मिट्टी का प्रयोग की समाप्ति। इस जगह पे आप देखें तो कैसी कला विकसित हुई है? तो वह पाषाण निर्मित कला के रूप में और आपको बड़े स्थापत्य के रूप में, ठीक है, ईंट निर्मित स्थापत्य के रूप में कला की विकसित अवस्था। किस प्रकार से कला की विकसित अवस्था का विकास, तो उस संदर्भ में आप एक पैरे में बतलाएंगे। फिर इसकी अपनी सीमाएं भी रही हैं और उस संदर्भ में इसे आप इसकी सीमाओं को भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मौर्य कला की आपको विशेषता की अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन कला की क्या विशेषता रही है? अगर मौर्यकालीन कला की विशेषता की बात की जाए तो मौर्यकालीन कला की विशेषता को हम लोग देखें कि मौर्यकालीन कला की क्या विशेषता थी। मौर्यकालीन कला की विशेषता, मौर्यकालीन कला की विशेषता, मौर्यकालीन कला की क्या विशेषता है? सबसे पहले देखा जाए तो मौर्यकालीन कला की विशेषता, मुख्य विशेषता यह है कि यह मौर्यकालीन जो भी कला है वह आपको गोलाकार प्रवृत्ति को लिए हुए है, गोलाकार
प्रवृत्ति को लिए हुए है, जो मौर्यकालीन कला की एक विशेषता है। जो महत्वपूर्ण संकल्पना का जो भी महत्वपूर्ण संकल्पना है, जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य है, जो मौर्यकालीन कला स्थापत्य के रूप में हम देख पाते हैं, उन सब में अगर संरचना के स्तर पर देखा जाए तो वह गोलाकार प्रवृत्ति को समाहित किए हुए हैं। वहीं आप देखें तो मौर्यकालीन कला पर बौद्ध आदर्शों का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है, जो इसकी अपनी विशेषता को बतलाता है। बौद्ध आदर्शों का प्रभाव, बौद्ध आदर्शों का प्रभाव, यह मौर्यकालीन कला की भी विशेषता है, क्योंकि यह हम स्तूप के निर्माण में, चैत्य के निर्माण में, विहार के निर्माण में इसे हम देख सकते हैं, जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की एक अपनी विशेषताएं हैं, जो बौद्ध आदर्शों से प्रेरित है, जिसमें बुद्ध के प्रतीक के रूप में आपको स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आप देखें तो पूजा स्थल और निवास स्थल के रूप में आपको स्तूप और चैत्य का भी, विहार का भी निर्माण, चैत्य और विहार का भी निर्माण किया जा रहा है, जो बौद्ध आदर्शों से प्रेरित है। वहीं मौर्यकालीन स्थापत्य कला को अगर देखा जाए तो इस स्थापत्य कला पर एक और प्रभाव हमें दिखाई देता है, वह है विदेशी प्रभाव। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की यह भी विशेषता है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला पर हमें कुछ विदेशी प्रभाव भी दिखाई देते हैं, और इसके अंतर्गत अगर विदेशी प्रभाव की बात की जाए तो यह ईरानी और हमें ईरानी और यूनानी प्रभाव के रूप में दिखाई देता है, जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की विशेषता के संदर्भ में देखा जा सकता है। जबकि आगे चलकर इस बात को नकारा भी गया है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है, विशेषकर जो स्तूप निर्माण की जो स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है, यह स्तंभ निर्माण की परंपरा आपको कहा जाता है कि यह अशोक के द्वारा, ईरानी शासक से यह प्रेरित था, जो डेरियस प्रथम के द्वारा, जो हखामनी वंश के शासक थे, सर्वप्रथम उनके द्वारा ही स्तंभ का निर्माण किया गया था, और उसी के प्रेरणा से आगे चलकर मौर्य शासक अशोक ने भी स्तंभ निर्माण की परंपरा को आपको जारी रखता है। उसी प्रकार इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन कला को यूनानी कला का प्रतिरूप नहीं माना जा सकता है। तो वहीं आप देखें तो आगे चलकर इसके ऊपर यूनानी प्रभाव भी, यह ठीक है कि मौर्य शासकों के पहले आप देखें तो भारत के ऊपर 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, और हमारी संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत सारे विदेशी तत्वों का भी आपको समाहित किया गया है। जैसे सबसे पहले ईरानी आक्रमण होता है, हखामनी आक्रमण, उसके बाद सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण होता है। तो इस प्रकार से हमारी कला के ऊपर भी ये दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर भी यह दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं, चाहे वह ईरानी प्रभाव हो या फिर यूनानी प्रभाव हो। तो इस संदर्भ में यह विदेशी प्रभाव को भी समाहित किए हुए है, जो इसकी एक कला की विशेषता है। वहीं मौर्यकालीन कला की विशेषता के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस कला के अंतर्गत आप देखें तो नए क्षेत्रों में पहल एवं शुरुआत की गई है, क्योंकि मौर्यकालीन कला तक आते आते नए नए जो क्षेत्र हैं, नए क्षेत्रों में भी पहल की गई, नए क्षेत्रों में पहल एवं शुरुआत। अब आप देखें तो बहुत सारी स्थापत्य कला के क्षेत्र में हमें नवीन तत्व जो हैं वह मौर्यकालीन कला के रूप में दिखाई देते हैं, जो हम स्तूप, स्तंभ, चैत्य और विहार निर्माण के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसका परिणति हम गुफा स्थापत्य के संदर्भ में देख सकते हैं। यानी यह जो नवीन क्षेत्र हैं, नवीन क्षेत्रों की जो पहल है वह हम स्तंभ निर्माण के संदर्भ में देख सकते हैं, वह हम स्तूप निर्माण के संदर्भ में देख सकते हैं, वह हम चैत्य निर्माण के संदर्भ में देख सकते हैं, वह हम विहार निर्माण के समय में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है वह स्थापत्य कला हमें अलग अलग रूपों में भी स्तूप, स्तंभ, चैत्य और विहार के संदर्भ में भी यह हमें दिखाई देते हैं, जो नए क्षेत्रों में पहली बार यहाँ पे पहल की गई, जिसकी शुरुआत की गई, वह मौर्यकालीन कला की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार अगर आगे चलकर हम लोग देखें तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की यह जो विशेषता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की यह विशेषता हमें गुफा निर्माण के संदर्भ में भी दिखाई देता है। अगर गुफा निर्माण की बात की जाए तो यह हमें चैत्य के रूप में जो इसका निर्माण किया जा रहा है, जो एक प्रकार के रॉक कट आर्किटेक्चर है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो पहली बार आप देखें तो मौर्य शासकों के द्वारा मौर्यकाल में गुफा का निर्माण किया जा रहा है, और इस गुफा में अलंकरण अल्प विकसित अवस्था में है। यानी यहाँ जो आप देखें तो अलंकरण जो है वह अलंकरण, गुफा का निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन अलंकरण अल्प विकसित अवस्था में यहाँ पे हमें दिखाई देता है, अल्प विकसित अवस्था में यह हमें दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो भी गुफा है उन गुफाओं को बहुत ज्यादा अलंकरण पर विशेष बल नहीं दिया जा रहा है। इसका अलंकरण आगे चलकर आप देखें तो मौर्योत्तर शासन काल में हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार देखें तो अशोक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण स्वरूप आप इसमें देंगे कि उदाहरण स्वरूप अशोक के काल में जिस प्रकार से गुफा का निर्माण किया गया, जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये सारे आपको गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा, यह सारे गुफा बिहार के गया स्थित बराबर पहाड़ी पर आपको बनाए गए हैं। विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। तो इस प्रकार से मौर्य काल में गुफा निर्माण हमें दिखाई देता है, जो इन सारे गुफाओं का निर्माण आपको किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। आगे चलकर अशोक का जो पौत्र है दशरथ के द्वारा भी कुछ गुफा का निर्माण किया जाता है, जिसमें लोमस ऋषि गुफा और आपको एक और गुफा था वह था गोपिका गुफा। तो अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा लोमक ऋषि गुफा, लोमक ऋषि गुफा का निर्माण आपको अशोक का पुत्र दशरथ के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा गुफा गोपिका गुफा। इन दोनों गुफा का निर्माण आपको गोपिका गुफा मौर्यकालीन स्थापत्य के संदर्भ में बतलाना है। तो इन दोनों का निर्माण आपको अशोक के पुत्र पौत्र दशरथ के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ये दोनों जो हैं अशोक भी और दशरथ भी, दोनों के द्वारा आपको देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की गई थी। प्रश्न पूछता है प्रारंभिक परीक्षा में, एक और शासक था जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी, वह था श्रीलंका का शासक तीस। तो तीन ही व्यक्ति थे जिनके द्वारा आपको देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की गई थी, एक अशोक, दूसरा दशरथ इसका पौत्र, और तीसरा श्रीलंका का शासक तीस। तो इन तीनों के द्वारा देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की गई थी। उसी प्रकार आप देखें तो हमें मौर्य शासन काल में अगर आगे की बात करें तो गुफा निर्माण, उसी प्रकार स्तूप निर्माण, स्तूप निर्माण। अब स्तूप निर्माण जो है यह परंपरा अनुसार यह माना जाता है कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें सारनाथ स्तूप, जिसमें आप देखें तक्षशिला में स्तूप, धर्मराज स्तूप। उसी प्रकार आप देखें तो बहुत सारे स्तूप का निर्माण आपको पहली बार मौर्य शासक अशोक के द्वारा किया जाता है। इस काल में स्तूपों का जो निर्माण हो रहा है वह स्तूप का निर्माण आपको ईंटों से किया जा रहा है, सामान्य तौर पर ईंटों से ही निर्माण किया गया था। आगे चलकर इसमें अलंकरण और पत्थर निर्मित स्तूप और बड़े स्तर के स्तूप निर्माण का काम आपको शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है।
वहीं आप देखें तो मौर्यकालीन स्थापत्य निर्माण कला के रूप में हमें स्तंभ निर्माण कला को भी हम देख सकते हैं। स्तंभ निर्माण कला की शुरुआत भी आपको मौर्य शासक अशोक के द्वारा की जाती है, जिसका स्वरूप एकास्मक है, क्योंकि यह स्तंभ आपको एकास्मक स्तंभ के रूप में जाने जा रहे हैं, क्योंकि इन स्तंभ का निर्माण आपको एक ही पत्थर से इन सारे स्तंभों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन सारे स्तंभ को एकास्मक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण आपको चुनार के बलुआ पत्थर से इन सारे स्तंभ का निर्माण आपको किया जाता है। इसी कारण एक ही पत्थर से निर्मित होने के कारण इन स्तंभ को क्या कहा जा रहा है, एकास्मक स्तंभ। उसी प्रकार आप देखें तो शिल्प कला के क्षेत्र में भी हमें मौर्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इसे नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो शिल्प कला आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पॉइंट आउट भी करते चलेंगे तो आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। शिल्प कला की बात की जाए तो मौर्यकाल में स्तंभों के शीर्ष के ऊपर आप देखें तो स्तंभ के जो शीर्ष हैं उस स्तंभ के शीर्ष के ऊपर आपको हमें बहुत सारे शिल्पी काम दिखाई देते हैं, जिसमें आपको सारनाथ के स्तंभ को देखें तो उसमें 4 सिंह स्थापित हैं, धर्मचक्र स्थापित है, नीचे आपको पशुओं की आकृतियां बनाई गई है। उसी प्रकार आप देखें तो शिल्प के क्षेत्र में टेराकोटा कला जो है यह भी हमें मौर्य शासकों के समय में दिखाई देता है। टेराकोटा कला, यह टेराकोटा कला जो पकाई गई मिट्टियों से जो खिलौने जो बनाए जाते थे उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता था, जो हमें उत्खनन में पाटलिपुत्र एवं तक्षशिला से बहुत सारे टेराकोटा के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। मौर्य काल में कला के विशेष परंपराओं की शुरुआत हुई है। आगे चलकर आज के संदर्भ में देखें तो वह तो टेराकोटा गायब ही है, क्योंकि पहले आप सभी अगर दशहरा में, होली में अगर मेले में जाते होंगे या जो भी हमारे क्षेत्रीय जो मेला होते हैं तो उसमें पहले टेराकोटा का ही खिलौना आपको पर्याप्त रूप में बाजार में दिखाई देता था, लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो वह चाइनीज खिलौनों से उसकी आपको भरमार पड़ी हुई है और आज धीरे धीरे टेराकोटा का स्थान वह चाइनीज खिलौने ने ले लिया है, जिसके कारण हमारे शिल्पी जो हैं वह शिल्पी आज फिर से अपने कार्यों को छोड़कर और वह कहीं ना कहीं आपको कृषि से जुड़ते चले गए, जिसके कारण एक जनसंख्या का बहुत बड़ा जो भाग है वह श्रमिक के रूप में तब्दील होता चला गया, जो हमारे शिल्पी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन जो कला है वह कला की कुछ अपनी विशेषता है और यह विशेषता हमें कला के सभी रूपों में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्यकालीन स्थापत्य कला को यहाँ पे हम लोगों ने देख पाया। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अब हम लोग यहाँ अगर देखें तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला को हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो मौर्यकालीन विकास